आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो रहेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बट फिर भी जो है वो मैंने कैसे जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग किया। प्लस इसके अलावा जो है वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन कि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने कैसे अप्लाई किया, कितना इसका फ़ीस मुझे पे करना पड़ा, कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसीजर था, ये सारी चीज़ें जो है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग मेरी सिटी से लेकर यहाँ पर आए मनीला में, वो भी एक छोटी सी चीज़ के लिए। बट फाइनली जब सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आता है। एंड जो चीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो चीज़ सक्सेसफुल हो गया। यानी कि हम लोग यहाँ पर आए थे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, और जो फाइनली हो गया। एंड यहाँ पर मेरे पास है ये ड्राइविंग लाइसेंस। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। अब वो प्रॉब्लम क्या है थोड़े टाइम बाद में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट यहाँ पर हम लोग आए थे खास करके मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। अब आप लोगों में से जो लोग मेरे वीडियोस थोड़े टाइम पहले से देखते रहेंगे तो उन लोगों को ये पता रहेगा कि मैं फ़िलीपींस में ड्राइविंग कर रहा हूँ कुछ टाइम से कंटिन्यूसली। तो जब हम लोगों ने कार लिया तब से, मतलब पिछले 3 महीने से। बट जो है वो मैं फ़िलीपींस में ड्राइविंग कर रहा हूँ, और ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं 2022 जब मैं यहाँ पर आया था तब से लेकर अब तक। बट कंटिन्यूस नहीं, इन बिटवीन, ठीक है। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो रहेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बट फिर भी जो है वो मैंने कैसे जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग किया। प्लस इसके अलावा जो है वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन कि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने कैसे अप्लाई किया, कितना इसका फ़ीस मुझे पे करना पड़ा, कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसीजर था, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अभी शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट अगर आप लोग यहाँ पर फ्यूचर में आने के बाद या तो कार या बाइक चलाने का प्लान कर रहे हो, या तो फिर अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या आप लोग इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फ़िलीपींस में कार या बाइक चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस फ़िलीपींस में वैलिड है, और आप लोग यहाँ पर कार या बाइक आराम से चला सकते हो। आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ उनके 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि आप लोगों का जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ताकि वो लोग सही तरीके से सारी डिटेल्स पढ़ पाए। अगर वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मल लैंग्वेज में होगा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में होगा, तो आप लोगों को जो है उस ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और या तो फिर जो है वो आप लोगों को उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रीजनल लैंग्वेज वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। और वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग ड्राइव करोगे और कभी पकड़े गए, सो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ीस पे करना पड़ेगा, और जो है वो आगे के बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद ड्राइविंग तभी करो जब भी आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है, जैसे मेरे पास पर्सनली है। अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो ये है दूसरा उनका रूल कि जब आप लोग फ़िलीपींस में एंटर करते हो तब से लेके 90 डेज़ तक आप लोगों का ये ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 जनवरी में एंटर कर रहे हो तो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 30 मार्च तक वैलिड रहेगा, 90 डेज अकॉर्डिंग टू जिस दिन आपने फ़िलीपींस में एंटर किया। अब आप लोग किसी भी दिन पे एंटर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रात को 11:55 पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा है और वो 1 तारीख का है, तभी भी आप लोगों का जो है वो ये वैलिडिटी 90 डेज़ का ही रहेगा। भले आपने जो है वो दिन का सिर्फ 1 ही मिनट यूज़ किया था, बट ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। तो आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आ गया। अब ये उनका 2 रिक्वायरमेंट है। सो इसीलिए इसके पहले मैंने आप लोगों को बोला कि कभी कभी जो है वो मैं बीच बीच में ड्राइव करता था, जब वो 90 डेज़ का वैलिडिटी रहता था तभी, उसके बीच में मैंने कभी ड्राइव नहीं किया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि एज लाइक ए फॉरेनर है, फिर यहाँ पे आया है, ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है, तो वो लोग आपको मतलब बोलते हैं ना कि या तो डिपोर्टेशन तक सिचुएशन भी हो सकता है, इलीगली आप कुछ चीज़ कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि सेफ साइड में अगर आप लोगों को यहाँ पर लंबे टाइम तक रहना है तो सारे रूल्स को फॉलो करो। ये हो गया पहला चीज़ जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप लोगों को फ़िलीपींस का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फ़िलीपींस का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास 2 तरीके हैं।
पहला तो अगर आप लोगों के पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है और उस ड्राइविंग लाइसेंस को आप लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैंने पर्सनली किया, मतलब आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो यहाँ पर फिलीपींस के अंदर, तो ये पहला वे जो है वो आपके लिए रहेगा ईजी वे। दूसरा जो है वो अगर आप लोगों को फिलीपींस में एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना, आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप लोगों को यहाँ पर एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है और फिलीपींस का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, तो वो दूसरा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट वो दूसरा वे है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन वाला, जो मैंने पर्सनली किया है। अपने जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने कन्वर्ट करवाया है फिलीपींस ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो है वैसा ही है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो मैं इंडिया में यूज़ कर सकता हूँ। बट ये जो फिलीपींस का मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये वाला, उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, उसके ज़रिए मैं यहाँ पर कार चला सकता हूँ। इसका वैलिडिटी है 5 साल का, तो 5 साल तक मैं आराम से यहाँ पर गाड़ी चला सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ। तो मेरे पास कार एंड बाइक दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस था जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करवाया और यहाँ पे मैं आराम से अभी 5 साल तक गाड़ी चला सकता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले तो बात करें कि आप लोग ये कन्वर्जन कैसे करवा सकते हो। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक्स टू ये मनीला का क्यूजोन सिटी का जो मेन LTO है वो काफ़ी सही है, एकदम से स्ट्रिक्ट है और जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो क्यूजोन सिटी का मेन LTO ऑफिस है, इट्स रियली गुड। यहाँ पे आप लोग अगर सही तरीके से जाओगे तभी आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अगर आप लोग जो है वो कोई दूसरा चीज़ करोगे तो शायद से शॉर्टकट तरीका ट्राई करोगे तो शायद से आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि इट्स सो गुड। और अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को ये अप्लाई करना। तो सबसे पहला उनका रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये है कि आप लोग फिलीपींस में आने के बाद 90 डेज़ से ज़्यादा आप लोगों का होना चाहिए। तो मैं फिलीपींस में आया था पिछले टाइम नवंबर में, तब से लेकर अब तक मेरा 90 डेज़ हो गया है। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि जिस दिन आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया रहेगा उसके बाद 90 डेज़ के बाद आप लोगों को यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देता हूँ ताकि अगर आप लोग यहाँ पर जाने के बाद अप्लाई करने वाले हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखो। सबसे पहला चीज़ आप लोगों का पासपोर्ट का जेरोक्स लगेगा, फ्रंट एंड बैक दोनों का भी जेरोक्स आप लोगों को निकाल कर रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा, जिस दिन आपने फिलीपींस में एंट्री किया था उस दिन का एंट्री स्टैम्प आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नवंबर में एंट्री किया था तो मेरा वो वाला पूरा जेरोक्स जो है वो पेज का मैंने निकाल के लिया, तो वो एक हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट, दूसरा पासपोर्ट पे जो आपका स्टैम्प वाला एंट्री था वो, और तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का फ्रंट एंड बैक। यस, इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है जनरली उसमें बैक में कोई डिटेल होता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को फ्रंट एंड बैक जो है वो निकाल के रखना पड़ेगा, रेडी करके रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ का ACR आई कार्ड जिसको बोलते हैं। तो चाहे मेरे जैसे आप लोगों के पास TRV होल्डर हो या फिर नॉर्मल आप लोगों के पास ACR आई कार्ड हो, वो ACR आई कार्ड आपको लगेगा, उसके बिना आप लोग जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये 4 चीज़ आप लोगों को लगेंगे। उसका जेरोक्स लगेगा आगे और पीछे का, तो सारे जो जेरोक्स है वो आप लोगों को कलेक्ट करने पड़ेंगे। टोटल 4 पेपर्स आपके पास रहेंगे, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट का जो आपका स्कैन रहेगा वो, इसके बाद तीसरा जो रहेगा वो आप लोगों का ये ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट एंड बैक एक ही पेज के ऊपर, फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों का ACR आई कार्ड फ्रंट एंड बैक एक ही पेज के ऊपर। तो टोटल 4 पेपर हो गए। ये चारों पेपर आप लोगों को रेडी करने हैं। इनके ऊपर सब डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोगों को 3-3 साइन करना है। ठीक है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर 3 साइन, जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर है वैसे। दूसरा आप लोगों का जो है वो ये ACR आई कार्ड, उसके ऊपर 3 साइन। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 साइन, और जो इस देश पे आप जिस दिन पे आपने एंट्री किया था उस दिन का आप लोगों को जो है उसके ऊपर 3 साइन। तो टोटल जो है वो 3-3 साइन आप लोगों को करने पड़ेंगे। इसके बाद आप लोग जाना LTO ऑफिस में। तो LTO ऑफिस में जब आप जाओगे तो आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा जो कन्वर्जन के लिए रहेगा, जिसमें वो आप लोगों को बोलेगा कि कुछ डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी है। इसके अलावा आप लोगों को LTO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये LTO का फुल फॉर्म है यहाँ पर लैंड एंड ट्रांसपोर्ट
ऑपरेशन समथिंग या फिर अथॉरिटी समथिंग, ठीक है। तो ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को अपना प्रोफाइल रजिस्टर करना है। पहले आप लोगों को अपना प्रोफाइल रजिस्टर करना है, फिर उसमें आप लोगों को जो डिटेल्स डालनी है एज अकॉर्डिंग टू आपके पासपोर्ट, सारी डिटेल्स डालनी है। आपका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के ऊपर जो चीज़ है, सारा डेटा मेंशन जो है वो सेम रहना चाहिए। उसमें 19-20 रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपका नाम जो है वो पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस पे सेम होना चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पे सेम होना चाहिए। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए 5 साल, विदिन 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में, ये एक अगेन चीज़ है। तो ये सारा जो डेटा है आप लोगों का, वो आप लोगों को वहाँ पे फिल करना है। एक बार आप लोगों को वो फॉर्म मिल गया, आपने वो फॉर्म के ऊपर फिल किया, आपके साथ ओरिजिनल्स भी सारे के सारे कैरी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वो लोग चेक करेंगे, कम से कम 4 से 5 बार मेरे टाइम पे उन लोगों ने चेक किया था पासपोर्ट और ये सारे चीज़ें। तो आप लोगों को पासपोर्ट और ये पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ACR आई कार्ड, ये जो है वो अपने साथ लेके जाना है और वो लोग कंटिन्यू बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो आपका वो ऑनलाइन वाला हो गया। ये आपके अपने मोबाइल में रखो सारा डेटा, और जैसे एज इट इज़ आपके पासपोर्ट पे है एंड ड्राइविंग लाइसेंस पे है, वैसे ही आप लोगों को वहाँ पे सारा डेटा फिल करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोगों को बोला जाएगा कि LTO के ऑफिस में जाओ। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है समवेयर अराउंड, पकड़ लो आराम से 4 से 5 घंटे के बीच में। अगर जो है वो किसी रीज़न की वजह से वहाँ पे कम लोग रहेंगे तो आपका ये काम जल्दी हो सकता है, और अगर जो है वो ज़्यादा लोग रहेंगे तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है। जैसे मेरे सिनारियो में पूरा जो है वो दिन गया था, ठीक है। तो वैसे भी सेम चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपना पूरा एक फ्री दिन निकाल के रखो। जब आप लोग वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों का काम इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग जब LTO ऑफिस के अंदर जाओगे जहाँ पे एग्ज़ाम्स और सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहला, अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी हम लोग बात करें, तो वहाँ पर जाओगे तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने और वहाँ से टोकन नंबर लेना है। वो टोकन नंबर आपको देंगे, फिर आपको बैठने के लिए बोलेंगे। फिर इसके बाद आपको जो है वो वहाँ से बुलाएंगे, ऐसे मतलब काउंटर रहता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल मिला जुला के जो है वो मैं जब गया था तो वहाँ पे 11-12 काउंटर्स थे, और जब मेरी वाइफ ने दिया था तो उनके वहाँ पे कम काउंटर्स थे, मतलब 6 काउंटर्स थे मैक्सिमम। तो वैसे ही जो है वो यहाँ पर काउंटर्स थे। तो ये जो काउंटर्स है, पहले काउंटर से आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे, और वहाँ पे ओरिजिनल आपसे मांगा जाएगा, आपके जो फॉर्म पे आपने जो भरा है डेटा, और वो डेटा सारा मैच हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आप लोगों को सेकंड काउंटर पे जो है वो बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा कि आपने जो है वो ऐसा कुछ किया नहीं है, वैसा कुछ किया नहीं है, कुछ रूल तोड़ा नहीं है, समथिंग लाइक ऐसा सब चीज़ आप लोगों को बोला जाएगा। जैसे आप लोगों ने बोला कि ये ऐसा चीज़ सही है, ये सब चीज़ सही है, मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ, ऐसा जस्ट सब चीज़ आपने बताया। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपको काउंटर पे भेजा जाएगा, और नेक्स्ट काउंटर पे जो है वो आप लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ीस पे करना है। तो ये फ़ीस जो है वो रहेगा 100 पेसोस आप लोगों को देना है। वो आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस के, जब आप अप्लाई कर रहे हो एज अ, बोला जाता है कि स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस, तो स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ी है 100 पेसोस, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट अभी 100 पेसोस है। तो 100 पेसोस आप उनको दोगे, उसके बाद वो आप लोगों को जो है वो आपका डॉक्यूमेंट नेक्स्ट काउंटर पे फॉरवर्ड करेंगे, और नेक्स्ट काउंटर पे जो है वो आप लोगों का बायोमेट्रिक और ये सारा चीज़ होगा। आप लोगों को हर एक काउंटर पे जाने से पहले बैठना पड़ेगा, कुछ सिनारियों में आधे घंटे से 1 घंटे तक, कुछ सिनारियों में 2 से 3 घंटे तक, और कुछ सिनारियों में 15 से 20 मिनट तक, डिपेंड करता है ये वहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप नेक्स्ट काउंटर पे जाओगे तो नेक्स्ट काउंटर पे आपका पूरा बायोमेट्रिक जो है वो चेक करेंगे। जैसे आपके फिंगर्स जो है वो आप लोगों को वहाँ पे फिंगरप्रिंट देने हैं, आपका जो है वो फ़ोटो लिया जाएगा, और आपके सारे डेटा के हिसाब से वो आपको बोलेंगे सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से चेक कर लो। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट काउंटर पे आप लोगों को भेजा जाएगा। अगेन सेम चीज़, आप लोगों को बीच में वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट काउंटर पे जब आप लोगों को भेजा जाएगा, वहाँ पे जो है वो सारे डेटा चेक करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों का, आपका जो है वो ये
फ़ीस है, ठीक है, आप लोग सॉरी आप लोगों का जो है वो ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड यस, इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, और वो एकदम स्टार्टिंग में आता है, जब आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और आप लोगों को फॉर्म मिला, तब आप लोगों को अपना मेडिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो लोग चेक करेंगे कि आप लोग फिट एंड फाइन हो ड्राइविंग करने के लिए कि नहीं। तो वहाँ पे आपका जो है वो आई चेक किया जाएगा, ब्लड जो है वो आप लोगों को ग्रुप बताना है, वेट जो है वो करना है सही तरीके से, सारा चीज़ सही रहेगा। अगर आप लोग देख सकते रहोगे सब चीज़ों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सो डेफिनेटली आप लोगों को फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये फिटनेस का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लेके जाना है। इसका जो फीस है वो 500 पेसोस है अभी के टाइम पर। तो आप लोगों को ये जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसका 500 पेसोस दिया, फिर इसके बाद आपने 100 पेसोस जो है वो आपके स्टूडेंट जो, या फिर बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस स्टार्ट करने वाला सिस्टम था वहाँ पे दिया। फिर इसके बाद आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर रहेंगे, तो वो आप लोगों को बोलेंगे, अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों को ड्राइविंग करके बताना है, ड्राइविंग टेस्ट देना है। तो ये जो ड्राइविंग टेस्ट है वो यहाँ पर इनके हिसाब से होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इंडिया के जैसा, बस बहुत सिंपल है। डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा व्हीकल चलाना है, व्हीकल उनके पास रहता है तो आप लोगों को बस वो ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो ड्राइविंग टेस्ट का जो उनका फ़ीस है वो भी है 500 पेसोस। तो जब आप लोग वहाँ पे जाओगे वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर बोलेगा अच्छा आपको कौन सा टेस्ट देना है, उसमें ऑलरेडी लिखा रहेगा। अगर आप लोगों को जो है वो मोटरसाइकिल देना है, सो मोटरसाइकिल का टेस्ट के लिए वो टिक करेंगे, आपको 500 पेसोस देना है। अगर आप लोगों को जो है वो कार चलाना है तो दोनों के लिए, मतलब जनरली ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप लोगों को 500 पेसोस देना। तो आपने जब उनको उतना अमाउंट दिया, फिर उसके बाद जो है वो आपको उनके जो भी अवेलेबल व्हीकल रहेगा वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो गाड़ी आती है 4 व्हीलर और जो आता है बाइक्स, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से, मतलब चलाने से पहले थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना कि गियर्स कौन से जगह पे होते हैं इनके, और फिर इसमें एक्सेलरेशन और ये कैसे होता है। अगर आप लोग स्कूटर का एग्ज़ाम देने वाले हो तो स्कूटर तो डेफिनेटली सेम ही होता है, बट बाइक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसने ये बोला कि अगर आप लोग मैनुअल के लिए टेस्ट दोगे तो आप लोग ऑटोमेटिक आराम से चला सकते हो, बट अगर आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक के लिए टेस्ट दोगे तो मैनुअल आप लोग नहीं चला सकते हो। जैसे सेम रूल इंडिया में होता है वैसे ही। तो आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी जब आप लोगों ने जो है वो वहाँ पे गए, सारा चीज़ आप लोग फॉलो करना, हेलमेट पहनना, बाइक जो है वो बराबर से चेक कर लेना, और फिर वो जो बताएंगे उनसे वो क्लैरिफिकेशन भी बराबर से लेना कि मैं यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, यहाँ से यू टर्न लेना है, वो सारा चीज़ ठीक है। जनरली ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है। वहाँ पे एक छोटा सा रैंप होता है, और रैंप पे आप लोगों को परफेक्टली बाइक चलाना है। अगर आप लोग बाइक चला रहे हो तो आप लोगों को कोई इशूज़ नहीं आएगा। और रैंप पे बाइक चलाने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको बस सर्कल में यू टर्न लेना है और रिटर्न वही रैंप से रिटर्न आ जाना है। वो उतना इनका ड्राइविंग लाइसेंस है। मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये चेंज हो सकता है, बट इतना जो है वो इनका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया, फिर इसके बाद आप लोगों को, अगर कार रहेगा तो आप लोगों को कार चलाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक कार है तो उसमें भी जो है वो हर एक कार अलग तरीके से आती है। तो पहले सारे गियर्स और ये सारा चीज़ चेक कर लेना, सीट बेल्ट पहन लेना, नहीं तो उसमें भी जो है वो आपको फेल कर देगा। वो कुछ बोलेगा नहीं, बंदा सिर्फ आपके बाजू में जाके बैठेगा, और फिर जो है वो जैसे आपने देखा कि अरे ये बंदा जो है वो ये करना भूल गया, वो करना भूल गया, ठीक है, फिर आपको जो है वो उसमें फेल कर देगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप लोगों को बताएगा कि लाइक जैसे यहाँ से टर्न लेना है, हैंड ब्रेक जो है वो पहले ये करो, क्योंकि हर एक कार से मिडल नहीं होता है। तो वैसे ही वो आपको छोटा मोटा चीज़ बताएगा, बट 100% आपको सारा चीज़ नहीं बताएगा, जैसे सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सही तरीके से करना। उसके बाद आप लोगों को कार चलाना है, कार बस सर्कल में चला के रिटर्न आके सेम जगह पर पार्क करना है। तो पार्किंग भी परफेक्टली होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो पास कर देगा अगर सब चीज़ सही रहा। अगर सब चीज़ सही नहीं रहा तो आप लोगों को फेल करेगा, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीक बुलाएगा, जो भी उनके हिसाब से टाइम रहेगा। किसी सिनारियो में ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा वहाँ पे रश नहीं है तो आपको बोलेगा कि ठीक है आप एक्स्ट्रा वापस 500 पेसोस देके एक और बार अगर ट्राई करना है तो एक और बार आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आपका ये जो पासिंग वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो आपके फॉर्म पे ऊपर बोलेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो था दोनों में वो बंदा पास हो गया है, या फिर एक जो था उसमें पास हो गया है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप लोग जो है वो एक में पास हो गए और एक में फेल हो गए, फॉर एग्जांपल कि बाइक में पास हो गए और कार के अंदर फेल हो गए, तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको कार का टेस्ट फिर से देना है, या फिर जो है वो नेक्स्ट वीक आके दोनों भी जो है वो आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप जाओगे वहाँ पे वापस, जहाँ पे काउंटर, मेरे हिसाब से मेरा तो 9 काउंटर था, जब सारा बायोमेट्रिक पेड सब हो गया फिर 9 काउंटर पे गया। वहाँ पे मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे जो है वो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है
उसमें मुझे भेजा। तो जहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल कि रेड लाइट होता है तो आपको रुकना है कि नहीं, वैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो लेफ़्ट टर्न लेने के लिए कौन सा सिग्नल इंडिकेटर, ऐसे समथिंग जो है अपने इंडिया में भी क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर के ऊपर आता है, वैसे ही सेम यहाँ पर जो है वो भी क्वेश्चन रहता है। बट वो टेस्ट जो है वो मेरा नहीं लिया गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट था वो पास कर दिया। तो उन्होंने जो है वो मेरा डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे फॉरवर्ड किया। तो कैशियर ने मुझे फिर से बुलाया, तो वहाँ पे मुझे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ी पे करना पड़ा था। वो था 685 पेसोस, तो 700 पेसोस के आसपास मैंने पे किया। तो टोटल मिला जुला के जो है वो 500 जो है वो मेडिकल के लिए, 500 जो है वो इसके ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए, और 700 के आसपास पकड़ लो, 685 700 के आसपास जो है वो मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पे किया था। मतलब टोटल मिला जुला के 1700 पेसोस मैंने जो है वो अपने ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिया। उसके बाद जो है वो मुझे बोला कि ठीक है आप जाके बैठो। फिर उसके बाद रिसीविंग या रिलीजिंग जो अथॉरिटी रहता है, लास्ट वाला 11 या 12 नंबर का काउंटर, तो वहाँ पे जाने के पहले मैंने मतलब मुझे बिठा, बट वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए मुझे बैठना पड़ा। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि सर दिस इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है 5 साल के लिए वैलिड है। तो ये जो है उन्होंने बताया, साइन बिन किया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाला, और फिर वहाँ से मैंने एग्ज़िट लिया। तो ये पूरा चीज़ जो है वो करने के लिए मैं मतलब मुझे जो है वो पूरा एक दिन के आसपास का टाइम लगा। सुबह 8 बजे हम लोग वहाँ पे 8 बजे खुलता है, तो हम लोग सुबह 7:45 या ऐसे कुछ पहुँच गए थे। 8 बजे चालू हुआ, फिर उसके बाद से लेके हम लोगों ने सारा प्रोसेस किया। तो इस सारे प्रोसेस को मतलब 4 बजे 4:30 बजे के आसपास हम लोगों का सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ। तो ये जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। अभी लास्ट वाला चीज़ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, जैसे आप लोगों के पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बट आप लोगों को यहाँ पे गाड़ी चलाना है, बाइक हो या फिर कार हो, तो आप लोगों को इन लोगों का जो रेगुलर सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलर सिस्टम में जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आना है, सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। स्टूडेंट लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ये जो स्टूडेंट लाइसेंस जो का 100 पेसोस देना है, फिर जितना मैंने बताया स्टार्टिंग में उतना रहेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा 1 महीने के बाद। जैसे हम लोगों को इंडिया में जब हम लोग स्टूडेंट लाइसेंस पे जाते हैं तो स्टूडेंट लाइसेंस परमिट पे आप लोगों को नॉर्मल जगह पे बाइक या कार चलाने के लिए मिलेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। फिर उसके बाद इसका जो स्टूडेंट लाइसेंस का वैलिडिटी रहता है वो रहता है 6 महीना या शायद से 1 साल का। तो उस वैलिडिटी के टाइम पर आप लोग कभी भी जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जनरली 1 महीने तक, मिनिमम 1 महीने के पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 महीने तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और 1 महीने के बाद आप लोग जाके कभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो। ठीक है, अगर आप लोग पर्सनली अपना खुद का कार लेके जा रहे हो तो वो पर्सनली आपका कार जो है वो पूरा चेक करेंगे, फिर आपको बोलेंगे ठीक है ड्राइव करो। अगर आप लोग उनका कार ड्राइव करने वाले हो तो अगेन, अगर आप लोग फ्रेशर और बिगिनर हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने जो है वो 3-4 लोग थे जो फेल हो गए थे। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा इश्यूज़ आता है। तो आप लोगों को ये सारा सीन फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगेन जो है वो अगर आप लोग यहाँ पे मतलब फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने वाले, जैसे आप लोगों के पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा रहता है। प्लस ये जो पैसे यहाँ पे खर्च करने वाले हो वो भी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, ये वीडियो जो है वो देखने में आप लोगों को मज़ा आ रहेगा, तो डेफिनेटली प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ।